नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर 4 है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो पेपर से पहले इसे ज़रूर देखें और पेपर के लिए बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा पेपर हो आप सबका। तो मैराथन क्लास 3 है, तो बच्चों ये वीडियो आप सब पेपर से पहले ज़रूर देख लें, रिवीजन कर लें कि इसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं इन सभी आंसर को मैंने शामिल किया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक अवश्य करें। लाइक करते हुए आगे बढ़ें, देखते हैं क्या है, बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे। फर्स्ट है प्रश्नावली। क्या है प्रश्नावली? सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ होता है प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। नेक्स्ट है आंकड़े को परिभाषित कीजिए। आंकड़े को परिभाषित कीजिए। आंकड़े किसी वस्तु अथवा प्राणी के विषय में गुणात्मक अथवा मात्रात्मक तथ्यों को सांख्यिकी भाषा में आंकड़े कहते हैं। और सांख्यिकी में आंकड़ों से तात्पर्य किसी वस्तु अथवा प्राणी की किसी विशेषता के गणितीय मान से होता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु या प्राणी के विषय में प्राप्त सूचनाओं अथवा तथ्यों को आंकड़े ही कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है जो यह बताती है कि दो समूह या दो चरों का आपसी अंतर शून्य है, अर्थात दो चरों या दो समूहों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अर्थात शून्य परिकल्पना को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शून्य परिकल्पना की मान्यता यह है कि जो दो चरों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इसका निर्माण अस्वीकृति होने के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समूह आ है और समूह बा की बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? ऐतिहासिक अनुसंधान आरंभ में ऐतिहासिक शोध का आशय अतीत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के संकलन और उनके व्यवस्थित विवरण से था। यह विश्वास किया जाता था कि ऐतिहासिक शोध वह शोध है जिससे अतीत तथा तथ्यों एवं घटनाओं का संकलन किया जाता है तथा उनका व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आगे चलकर यह परिभाषा क्या हुई? अमान्य हो गई, क्योंकि अतीत की घटनाओं या तथ्यों के संकलन के स्रोतों पर व्यक्तिगत पक्षपातों का गहरा प्रभाव देखा गया। एक ही तरह के तथ्यों तथा घटनाओं के विवरण में शोधकर्ताओं के विचारों में काफ़ी असहमत पाई गई। इसीलिए वर्तमान में ऐतिहासिक शोध का आशय ऐतिहासिक तथ्यों तथा घटनाओं के संकलन तथा उनकी शुद्धता के आलोचनात्मक मूल्यांकन से है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और ये जितनी भी परिभाषाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर लॉन्ग में आता है तो परिभाषा देना पड़ेगा आपको, इसलिए सभी राइटर का नाम याद रखना। आइजेनिक ने सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए लिखा कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। सारणीकरण क्या है? सारणीकरण तथ्यों को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्थित विधि है। प्रोफेसर वेलियर के अनुसार प्रोफेसर वेलियर ने कहा कि विस्तृत अर्थ में सारणीकरण तथ्यों की खानों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। और प्रोफेसर कॉनरो ने कहा कि सारणीकरण किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार के बारे में बहुत पढ़ाया, दोनों जो मैराथन क्लास है दोनों में बहुत डीपली पढ़ाया गया है। ठीक, साक्षात्कार का आशय होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलता है जो अनुसंधान की समस्या से संबंधित होते हैं। और मानवेंद्र नाथ वासु के अनुसार इन्होंने कहा साक्षात्कार के बारे में, एक साक्षात्कार को कुछ विषय को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। ठीक, पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। ठीक, गुडे एवं हॉट के अनुसार मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। और वहीं देखा जाए साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार को दो
मुख्य भागों तथा अनेक उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है संरचित साक्षात्कार, दूसरा असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार में कौन कौन से होते हैं? केंद्रित साक्षात्कार होता है, उपचार संबंधित साक्षात्कार होता है, और अनिर्देशित साक्षात्कार होता है, और पुनरावृत्ति साक्षात्कार होता है। जबकि थर्ड है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं साक्षात्कार के प्रकार, ये याद रखना, ठीक। और सामूहिक साक्षात्कार, आकस्मिक साक्षात्कार, पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार। माप क्या है? व्यापक रूप से माप का अर्थ है कि वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए नियमानुसार संख्या प्रदान करना, ठीक। प्रतिवेदन लेखन के विभिन्न चरणों को बताइए। जो प्रतिवेदन लेखन है उसके कितने चरण हैं? इसके 3 मुख्य चरण हैं। प्राथमिक भाग होता है, इसके अंतर्गत शीर्षक, सारांश, मुख्य शब्द, विषय वस्तु की सूची, सारणी एवं अंकों की सूचियां, भूमिका, आभार, अभिव्यक्ति एवं संक्षेपों की सूची आती है। उसके बाद मुख्य ग्रंथ आता है। इसके अंतर्गत परिचय, साहित्यिक पुनरीक्षण, अनुसंधान की विधियां, प्राप्त तथ्य, चर्चा एवं विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सिफारिशें आदि लिखी जाती हैं। उसके बाद अंतिम भाग होता है। इसके अंतर्गत परिशिष्ट, टिप्पणी, संदर्भ और अनुसूची आदि आती हैं, ठीक। और नेक्स्ट है आपका सामान्यीकरण का क्या आशय है? सामान्यीकरण में सामाजिक शोधकर्ता यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि प्रतिदर्श पर प्राप्त परिणाम किस सीमा तक उस संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होते हैं जिस संपूर्ण जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन किया गया है। अर्थात वह यह जानने का प्रयास करता है कि उसके अध्ययन से प्राप्त परिणाम क्या उस समूह विशेष तक ही सही हैं, या अध्ययन परिणाम संपूर्ण समाज यह जनसंख्या के लिए भी सही है। बहुस्तर प्रतिदर्श क्या है? इसमें निर्देशन के चुनाव की प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है, इसलिए इसे बहुस्तरीय प्रतिदर्श कहते हैं। इस निर्देशन का प्रयोग बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र से निर्देशन चुनने के लिए किया जाता है। यह देय प्रतिदर्श और संस्थारित प्रतिदर्श का सम्मिलित रूप है। मैंने ये जो स्थानांतरित प्रतिदर्श है इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ाया है। आप सबने फर्स्ट मैराथन क्लास देखी होगी तो उसमें है, ठीक। इसमें पहले स्तर पर संपूर्ण क्षेत्र को कुछ सजातीय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। फिर दूसरे स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में कुछ गांव या शहर को चुना जाता है। फिर तीसरे स्तर पर प्रत्येक गांव या शहर से कुछ परिवारों को दैव प्रतिदर्श सॉरी बच्चों, प्रणाली से चुना जाता है। फिर चौथे स्तर पर प्रत्येक परिवार में एक सदस्य का चयन देव प्रतिदर्श प्रणाली से किया जाता है। हिमकंदुक प्रतिदर्श क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जामिनर इस प्रश्न को आपको दे। लिखने के लिए तो जरूर याद कर लेना। हिमकंदुक प्रतिदर्श क्या है, ठीक। जो हिमकंदुक प्रतिदर्श होता है एक ऐसा प्रतिदर्श है जिसका प्रयोग शोधकर्ता उस स्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। उसके बाद सोशियोमेट्री से आप क्या समझती हैं? इसके बारे में ब्रॉन फैन ब्रेनर के अनुसार इन्होंने कहा कि समाजमितीय एक ऐसी विधि है जिसमें समूह के व्यक्तियों की स्वीकृति या अस्वीकृति के विस्तार के मापन के आधार पर समूह के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, संरचना तथा विकास का अन्वेषण, वर्णन तथा मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद वर्गीकरण के उद्देश्य बताइए। वर्गीकरण के उद्देश्य फर्स्ट है संकलित तथ्यों की जटिलता और व्यापकता से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें सरल और संक्षिप्त बनाना। सेकंड है प्राप्त तथ्यों के बीच विद्यमान समानता और असमानता को स्पष्ट करना। और थर्ड है बच्चों विभिन्न वर्गों और श्रेणियों
का इस प्रकार निर्माण करना जिसमें तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। ठीक, उसके बाद आपका 4 आता है तथ्यों का सारणीकरण करने के लिए एक स्पष्ट आधार प्रस्तुत करना। 5 है विश्लेषण तथा विवेचन के लिए तथ्यों को व्यवस्थित रूप प्रदान करना। ठीक, जो आप तथ्य एकत्र कर रहे हैं उसके विवेचन के लिए, विश्लेषण के लिए आपको एक रूप देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यादृच्छिक प्रतिचयन का महत्व। इसमें क्या होता है, इसमें यादृच्छिक प्रतिचयन में इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता को पसंद नापसंद, इच्छा या पक्षपात से प्रभावित नहीं होता है। और सेकंड है, इस प्रविधि में समग्र को सभी इकाइयों के निर्देशन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है। यह विधि मितव्ययितापूर्ण है, इसमें समय एवं धन की बचत होती है। इसमें अध्ययनकर्ता को किसी जटिल या गूढ़ नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। इस विधि द्वारा चुनी गई इकाइयां संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान समस्या को परिभाषित कीजिए। तो इसमें जो टाउनसेंड हैं, इन्होंने कहा, टाउनसेंड के अनुसार बच्चों, समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। अर्थात जो समस्या होती है एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो अनुसंधान करता, जो शोध करता होता है, उस समस्या के बारे में जो समाधान ढूंढता है, प्रस्तावित करता है, वही समस्या अनुसंधान समस्या के अंतर्गत आता है। और सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं हो जाता है ना बच्चों। जाहिर सी बात है, जब तक वो प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है। ठीक, मैकग्यूगन ने कहा, इन्होंने कहा, ग्यूगन के अनुसार ये कहते हैं कि जो अनुसंधान समस्या है इसके बारे में एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है, जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। कार्लिंगर ने कहा कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है या वाक्य है जिसमें यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि इन सभी परिभाषाओं से के आधार पर कि अनुसंधान समस्या को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि समस्या समाधान योग्य समस्या एवं प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। इसी कथन में यह भी पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। उसके बाद अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। अनुसंधान की परिभाषा आप जितने भी राइटर हैं इनके नाम जरूर याद रखना। पीएम कुक के अनुसार इन्होंने कहा कि अनुसंधान एक ऐसा निरपेक्ष, व्यापक तथा बौद्धिक अन्वेषण है जिसमें एक दी गई समस्या से संबंधित तथ्यों तथा उनके अर्थों अथवा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओके, उसके बाद यंग के अनुसार इन्होंने कहा कि अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज या प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है। अनुसंधान का अर्थ बार बार खोजने से होता है। ठीक, उसके बाद सर्वेक्षण शोध क्या है। सर्वेक्षण शोध के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा चर किस अन्य चर से किस रूप में और किस सीमा तक संबंध है। ठीक, उसके बाद इस प्रकार चरों की स्थिति तथा उनके संबंधों में जो स्थिति का सर्वेक्षण करना ही सर्वेक्षण शोध का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है आपका वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। वैधता को प्रभावित करने वाले कारक याद रखना, ये पेपर में जरूर आएगा। फर्स्ट है मापन के उद्देश्य, सेकंड है प्रश्नों के प्रकार, थर्ड है प्रश्नों की कठिनाइयाँ, प्रश्नों का कठिनाई स्तर, और 4 है परीक्षण में समाहित विषय वस्तु को दिया गया महत्व। 5 है परीक्षण प्रश्नों की भाषा, परीक्षण की लंबाई और परीक्षण निर्देश, व्यक्ति या समूह की संस्कृति, व्यक्ति या समूह की प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। ठीक, शोध की उपयोगिता या महत्व। शोध मानव ज्ञान भंडार को विस्तृत करता है। आप सबको पता है शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा जो व्यक्ति मानव का ज्ञान भंडार होता है वो बहुत विस्तृत होता है। शोध व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का प्रबल यंत्र है और शोध प्रशासक का मार्गदर्शक भी है। और शोध से मानव का अपार बौद्धिक विकास होता है। शोध के द्वारा शोध से अनेक पूर्वाग्रहों के निदान तथा निवारण में भी मदद मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के बारे में फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया था। पिक्टोग्राफ था कि डिक्टोग्राफ था, कुछ ऐसे ही था, मुझे याद नहीं है, किसी बच्चे ने बताया था। तो उसमें कहा गया था कि जब चित्र
के द्वारा हम कोई आलेख या ग्राफ बनाते हैं तो उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक। और ग्राफ को चित्रों द्वारा बनाने से यह आकर्षक हो जाता है और आसानी से समझ में भी आ जाता है, ठीक। इसे प्रतीकों द्वारा संरचनात्मक आंकड़ों को चित्र में परिवर्तित करके बनाया जाता है, ठीक। अब निर्वंश विज्ञान अध्ययन क्या है? ये निर्वंश विज्ञान अध्ययन होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। निर्वंश विज्ञान एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसका प्रयोग अक्सर सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोशियोलॉजी में किया जाता है। इसके अंतर्गत अक्सर मानव समाज, संस्कृतियाँ एवं अनुभवजन्य आंकड़े जुटाने का कार्य भी किया जाता है और निर्वंश विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति की प्रकृति का अध्ययन भी किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद संकेतन क्या है? संकेतन में क्या होता है कि जो संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त गुणात्मक सामग्री को ऐसा वस्तुपरक रूप प्रदान किया जाता है जिसमें उसको संख्यात्मक तथा मात्रात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सके, वह उसे सारणीबद्ध किया जा सके और जिससे उसके विश्लेषण व विवेचन में विशिष्ट सुविधा उपलब्ध हो सके, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिदर्श से आप क्या समझती हैं? तो प्रतिदर्श का अर्थ क्या है? शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में जो अनुसंधान व अध्ययन कार्य किए जाते हैं उनमें आंकड़ों को मुख्यतः दो स्रोतों से संकलित किया जाता है। अध्ययन और अनुसंधान संबंधी आंकड़े संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि से संकलित किए जाते हैं अथवा संपूर्ण जनसंख्या से प्रतिदर्श चुनकर प्रतिदर्श पर अध्ययन कर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। प्रतिचयन अनुसंधान संबंधी आंकड़ों के एकत्रीकरण के दो स्रोत होते हैं। दो स्रोत से संबंधित दो अध्ययन होते हैं। फर्स्ट होता है संगणना पद्धति या प्रचालित पद्धति और प्रतिचयन विधि होता है। ये दो विधियां होती हैं किसकी? प्रतिदर्श की, ठीक। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहारिक, कार्यात्मक, वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार, वैज्ञानिक ढंग और मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जो तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिसके आधार पर क्रियाओं या तात्कालिक समस्याओं का निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं, ठीक। उसके बाद अनुसंधान के प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, विवरणात्मक अनुसंधान होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अनुसंधान में प्रायोगिक अनुसंधान होता है। और जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि एडवर्ड तथा क्रॉनबैक के अनुसार अनुसंधान को समस्याओं के स्वरूप के आधार पर विभाजित किया जाता है, जैसे सर्वेक्षण अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, प्रविधि अनुसंधान, सूक्ष्म अनुसंधान। चरों के प्रकार दो चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर। मैंने कल आप सबको दिया था कि मैंने आश्रित चर के बारे में बताया था और स्वतंत्र चर के बारे में पूछा था, तो किसी का कमेंट नहीं आया कि मैम स्वतंत्र चर होता है, ठीक। आप सब याद कर लें, इससे पता चलता है कि आप सबको याद ही नहीं है ना। स्वतंत्र चर ई टाइप होता है, स्वतंत्र चर यस टाइप होता है, आश्रित चर संगत चर होता है, असंगत चर होता है, और ये असंगत, संगत दो प्रकार जैविक चर और पर्यावरणगत चर होते हैं, ठीक। तो समस्या के स्रोत क्या है? तो इसके समस्या के स्रोत कई हैं, जैसे प्रलेखीय स्रोत हुआ, व्यक्तिगत स्रोत हुआ। प्रलेखीय स्रोत में जैसे सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिवेदन, स्थानीय अखबारों के विवरण आदि आते हैं। व्यक्तिगत स्रोत में क्या होता है? जो लोग अनुसंधान में लगे हैं उनसे पूछा जा सकता है। पुस्तकीय स्रोत क्या है? इन अनेक प्रकार की पुस्तकें जैसे जर्नल्स, विश्व ज्ञान कोश, ये सभी आते हैं। फिर उसके बाद अनुसंधानकर्ता की जिज्ञासा भी होना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। अधूरा ज्ञान होगा तभी तो समस्या होगी। अगर उसे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है रिसर्च की, तो वो कैसे रिसर्च करेगा किसी टॉपिक पर? अधूरा ज्ञान क्या होता है? समस्या होती है एक प्रकार की शोध की, ठीक। अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव, परस्पर विरोधी अनुसंधान परिणाम, ज्ञात तथ्य की व्याख्या, ठीक। अवलोकन के गुण एवं दोष बताइए। अवलोकन के गुण हैं जैसे स्वाभाविक अध्ययन करना और उपयुक्त अध्ययन, गहन अध्ययन, पक्षपात रहित अध्ययन, निरीक्षक की सुविधा और वस्तुनिष्ठ अध्ययन। उसके बाद दोष है, अवलोकन के दोष निम्नलिखित हैं, जैसे तटस्थता का अभाव होना, और उसके बाद आता है सीमित क्षेत्र होना, दलबंदी का खतरा, निरीक्षक को कठिनाइयाँ, अवलोकनकर्ता के प्रति संदेह और व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राथमिक समंकों से आप क्या समझती हैं, ठीक। प्राथमिक समंक होते क्या हैं? ये प्राथमिक समंक इस प्रकार के आंकड़े होते हैं जो स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अध्ययन से
संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे समांकों का स्वरूप प्रत्यक्ष तथा मौलिक होता है। प्राथमिक समांकों के संकलन की विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं, जैसे प्रेक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, आप सबने देखा होगा कि लॉन्ग में प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है आप सबको, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं, तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसकी विशेषता में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट है आपकी अन्वेषण प्रक्रिया होना चाहिए, और सेकंड है हेडिंग आपकी सुव्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। अगर उससे सुव्यवस्थित अध्ययन होगा तभी तो वैज्ञानिक शोध कर सकेगा। उसके बाद अनुभाविक अध्ययन होना चाहिए, नियंत्रित अध्ययन होना चाहिए, आलोचनात्मक या तर्कपूर्ण अध्ययन होना चाहिए। किसी टॉपिक पर वो अच्छे से तर्क भी कर सके, विशिष्ट उपकरण भी होना चाहिए, वैज्ञानिक विकल्प होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, परिमाणापन होना चाहिए, और परिमाणन भी होना चाहिए, प्रतिकृति भी होना चाहिए, सत्यापन भी होना चाहिए, और व्यवहारिकता होना चाहिए। क्योंकि व्यवहारिकता के द्वारा ही आप कहीं पर भी जाएंगे अपने व्यवहार के द्वारा उस टॉपिक पर। अगर किसी से पूछताछ करेंगे, शोध कर रहे हैं, तो आपको आपके व्यवहार के अकॉर्डिंग ही आपको उसका आंसर भी मिलेगा। ठीक, उसके बाद आप सबके लिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर हो सकता है पेपर में, ये अंतर जरूर पूछा जाए। क्या है बच्चों अंतर में? जैसे कि सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। अवलोकन के बारे में मैंने अभी बताया जस्ट आप सबको, अवलोकन के प्रकार, अवलोकन के गुण दोस्त। तो सहभागी अवलोकन जो होते हैं वो अध्ययनकर्ता समूह का एक अभिन्न अंग बन जाता है, जबकि असहभागी अवलोकन जो होता है अध्ययनकर्ता का मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। ठीक, घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन संभव है किसके द्वारा? सहभागी अवलोकन के द्वारा, जबकि असहभागी अवलोकन द्वारा यह संभव नहीं होता है कि घटनाओं का जो सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन होता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि शोध अभिकल्प किसे कहते हैं? मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, विशेषताएं भी बताई है। वैज्ञानिक विधि कितने प्रकार की होती है? समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, निगमनात्मक चिंतन द्वारा परिकल्पना के आशय को प्रस्तुत करना, और सबूतों का संग्रह विश्लेषण करना, प्राक कल्पना की जांच करना, ये सब आता है। ठीक, उसके बाद गृह विज्ञान में इसका अनुसंधान का क्या महत्व है? वैज्ञानिक अध्ययन का विश्लेषण भी करता है, और सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है, सामाजिक प्रगति में सहायक होता है, और समाज कल्याण में सहायक होता है, और व्यवहारिक उपयोगिता में सहायक होता है। उसके बाद अज्ञानता की समाप्ति भी करता है, और नवीन विचारों का उद्देश्य भी देता है, अंधविश्वास की समाप्ति करता है, घटनाओं जो सामाजिक घटनाएं हैं इसका निरपेक्ष विश्लेषण भी करता है, मानव व्यवहारिक सफलताएं भी देता है। ठीक, और प्रश्नावली मैंने पढ़ाया है, और प्रश्नावली के बारे में जो गुड और हार्ड की परिभाषा मैंने बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। इन्होंने कहा था कि सामान्य रूप से जो प्रश्नावली का अर्थ है प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्राणी से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। ठीक, जैसे कि आपको एक प्रश्न मिलेगा और उसे आप ही हल करोगे। ठीक, और आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।